सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ रैपिड रिवीजन राउंड जो कि हम लोगों ने सीजीएल मेंस के लिए स्टार्ट किया है। तो हम लोग माइंड मैप के थ्रू ये रिवीजन करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, बिकॉज ये माइंड मैप आप लोग पहले कर भी चुके हैं। वैसे तो ये अपडेटेड माइंड मैप है, यानी कि जो कुछ चेंजेस, जैसे अभी कुछ भी आप लोगों के एग्जाम्स हुए हैं तो उसमें जो भी सर टॉपिक्स है, नए नए क्वेश्चंस बने, वो भी अपडेटेड हैं, क्योंकि आप लोगों के पास आई होप सभी लोगों ने माइंड मैप देख रखे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, उससे कर चुके होंगे रिविजन उससे। ठीक है, परमार एसएससी टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है। हम लोगों ने जो एफआरबी सीरीज़ करी थी फ्री डिवीजन बैच, वो भी मैंने माइंड मैप के थ्रू ही करवाया था। अब यहाँ पर क्या है, तो ऐसा देखो, आपको ये पता है कि कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, और इसीलिए ऐसा कोई मैं अलग से आपको मेंस के लिए कुछ पढ़ाता भी नहीं, कोई बैच वगैरह भी नहीं आता, बिकॉज सेम ही चीज़ें रहने वाली हैं। अब ये जो रैपिड रिवीजन राउंड शुरू करने का जो पर्पस वो ये है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको लास्ट में रिवीजन करवा दूँ। जो भी मुझे लगता है कि भाई सेल इसमें इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, तो वो मैं आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करवा दूँ अच्छे से और बहुत ही तेज़ी के साथ। ऐसा नहीं आराम आराम से, जिस तरह से हम लोगों ने एफआरबी में किया था उस तरह से नहीं करने वाले हैं कि थोड़ा सा मैं और उसमें एक्सप्लेन करता हुआ भी चल रहा था। सिर्फ यहाँ पर हमें जल्दी 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 सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। ठीक है, जिस ऑर्डर में हमने सारी चीज़ें पहले कर रखी हैं। तो अपने लिए आप इसको देखो, मेरी तो बोलने की एक कैपेसिटी है, ठीक है, कि भाई मैं एक सर्टेन स्पीड पे बोल सकता हूँ, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 1.25x से लेके 2x तक स्पीड में करके इसको लेक्चर को देख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई वुड अर्ज यू कि इसमें भी, वैसे तो मैं स्पीड में ही लेके चलूँगा, लेकिन इसमें भी आप स्पीड अप करके देखें 1.25, 1.5 या फिर 2x स्पीड में। चीज़ों को जल्दी जल्दी करें, अपने दिमाग पे जोर लगाएं कि भाई सेल को टारगेट रख के, मुझे नहीं पता कितनी देर का वीडियो होने वाला है, ठीक है, बट रफली कि भाई 15 मिनट में हमें ख़त्म करना है। जैसे अभी ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 4:22 हो रहा है, तो कोशिश करेंगे कि भाई ये 4:45 के बियॉन्ड ना जाए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज करते हैं जितना भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले डिस्कवरी में किसने किया था, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप, पता है, ये एक काम करो कि अपनी आंखें बंद करो अभी और सोचो कि सेल में क्या क्या तुम रिकॉल कर पा रहे हो अभी। सेल की डिस्कवरी से लेके सेल थ्योरी से लेके सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन से लेके सेल डिवीजन तक, जो भी आप रिकॉल कर पा रहे हो, आप बस अपने दिमाग में स्कैन करते जाओ कि भाई ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इस तरह से। ठीक है, आपने सारी चीज़ें रिकॉल कर ली, उसके बाद आप आंखें खोलो और उसके बाद देखो। ठीक है, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें मिस कर दी हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो साथ साथ में भी। ठीक है, लेकिन वो वाला जो मैंने पहले आपको बताया वो मेथड ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये डेड सेल थी, लिविंग नहीं थी। अब क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी करी थी तो फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटनी वॉन लिवेनॉक 1674। याद रखना है, इन्होंने जो एल्गे का स्ट्रक्चर है वो भी दिया था। एल्गे के स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है कि जो रूट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, होल्ड फास्ट बोलते हैं। जरा बताइए, जो स्टेम होती है ना, स्टेम होती है, रूट्स को तो होल्ड फास्ट बोलते हैं, स्टेम को क्या बोलते हैं जल्दी से। ठीक है, तो लीवेनहॉक पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करें, और जरा जल्दी से रिकॉल करिए कि जो सेल वॉल होती है वो लिविंग होती है, डेड होती है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी इन्होंने। फ्रेडरिक मिशर मॉलिक्यूल डिस्कवरी ऑफ डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, डीएनए किसका पार्ट होता है, क्रोमोसोम का पार्ट होता है। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी थी। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। अच्छा, हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। जरा आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हो कि जो हमारा वायरस होता है, ठीक है, वायरस में कौन सा प्रोटीन होता है, ये आप रिकॉल करो जल्दी से। वॉटसन और क्रिक, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैमिलियो गोल्गी बॉडीज इन्होंने दिया था। प्लस साथ ही में और क्या किया था इन्होंने, साथ में इन्होंने, अगर आपको याद हो, ब्लैक इंक जो रिएक्शन थी वो करी थी और उससे हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो दिया था। तो यहाँ पर जो वायरस मैंने पूछा था उसमें क्या होता है, कैस्पिड। ठीक है, कैस्पिड का वो बना होता है जो प्रोटीन होता है। सेल थ्योरी पे आते हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी, तो दो नाम, मतलब तीन नाम वैसे तो याद रखने हैं। पहली बात तो शेल्डन और स्वान ने दिया था 1838 में, जिन्होंने ये बताया था कि जितने भी हमारे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, सब सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, और फिर ओमनी सेलुला ए सेलुला करके थ्योरी दी थी रुडोल्फ वर्चोव ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से बनती है। ठीक, देन सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है, लिविंग होती है, थिन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है, सेमी परमेबल होती है, यानी कि सेलेक्टिवली कंटेंट को अंदर बाहर आने जाने देती है। और यहीं से हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। बट उससे पहले किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन कितना, 50%, लिपिड कितना, 50%, यानी आधे आधे का कॉम्पोजिशन होता है। लिपिड में दो तरह के लिपिड होते हैं, वैसे ये क्वेश्चन तो सीडीएस से पूछा गया था, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। डिफ्यूजन की अगर बात करेंगे, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दोनों एक ही चीज़ हैं, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूवमेंट होता है।
अब वो अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के झिल्ली के थ्रू होता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं हिंदी में, परासरण। ठीक है, हिंदी में भी माइंड मैप्स अपलोडेड हैं, तो आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी का माइंड मैप खोल सकते हैं, परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर फिर से इसको डाल दो, ठीक है, क्योंकि डले हुए हैं पहले से वो। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें किसका मूवमेंट होता है? वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, हाइपर, हाइपो, आइसो। हाइपर वो होता है जहाँ पे वो जो भी आप डालोगे श्रिंक कर जाएगा, जैसे कि जो मोस्ट कॉमनली आपसे पूछता है वो आरबीसी के बारे में पूछता है कि आरबीसी को अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, इट विल श्रिंक। और उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं उसको, जहाँ पे उसे श्रिंक कर जाएगी हाइपरटोनिक में। हाइपोटोनिक में टर्जिड बन जाएगी। टर्जिड का मतलब है उसके अंदर पानी भर जाएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक में होता ही है कि बाहर हाई कंसंट्रेशन होता है, अंदर लो, तो अंदर भर जाएगा वो, तो फूल जाएगा वो। आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज अंदर बाहर दोनों जगह सेम ही है। क्या ये सल्यूट सॉल्वेंट नहीं, ध्यान रखना, अंदर बाहर है सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल आपका फ्रीली परमिएबल होता है, यानी कि सेलेक्टिवली नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है। किसका बना होता है? डिपेंड करता है कि आप किसके सेल वॉल की बात कर रहे हो। प्लांट में सेल्यूलोज, बैक्टीरिया में पेप्टिन या पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और ध्यान रखना, एक सेकेंड, ध्यान रखना, एल्गे जो होता है ना, शैवाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसका जो आउटर वाला होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज। और अंदर वाला पेक्टिन, PECT, पेप्टिन नहीं है ये पेप्टिन है, ये पेप्टिन है, वो पेक्टिन है, सी है यहाँ पर, ठीक है। ये एल्गे में ध्यान रखिएगा। देन अगर बात करेंगे फंगस में, ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, चिटिन या काइटिन जो भी आप बोलो इसको, इसी का ही हमारा जो आउटर स्केलेटन होता है, किसका? जो ऑर्थ्रोपोडा होता है उसका आउटर स्केलेटन इसी का बना हुआ होता है। फंगस की अगर बात करें तो पूरा एक किंगडम होता है जो वाइट टेकर ने, याद करो 1969 में वाइट टेकर ने 5 किंगडम से बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो फंजाई में हमने पढ़ा था क्या? ब्रेड मोल्ड पढ़ा था, जिसको राइजोपस बोलते हैं। इसमें कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसी को राइजोपस बोलते हैं। प्लस हमारा ये मशरूम था और ईस्ट था, ठीक है, ईस्ट था, मशरूम, ईस्ट और ब्रेड मोल्ड, इसको राइजोपस बोलते हैं। देन अगर हम बात करेंगे किस पे आ जाए, न्यूक्लियस पे आ जाते हैं अभी। अब न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज बाकी सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ये मैं सेल ऑर्गेनल क्या कर रहा हूँ? सेल के अंदर जो डिफरेंट तरह के हमारे, जिस तरह से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस तरह से सेल ऑर्गेनल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। न्यूक्लियर एनवेलप पे आते हैं, कंपोज्ड ऑफ, तो ये हमने देख लिया कि जो न्यूक्लियस होता है तो वो जो, अब भाई जैसे कि हम हैं, ठीक है, तो हमारी स्किन है ना, तो ऐसे ही ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है ये। अब इसकी कवरिंग हो रखी है, उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। अगर कवरिंग नहीं है, अगर ये कवरिंग नहीं है, दैट मीन्स कि वहाँ पर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, दैट मीन्स कि वो कैसी सेल हो जाएगी? दैट मीन्स कि वो सेल हो जाएगी आपकी प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस एब्सेंट, या फिर बोल देते हैं कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, और उसी को बोल देते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसी को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो सर न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है गोल गोल, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और याद होना चाहिए कि जो न्यूरॉन होता है, जिसके स्ट्रक्चर का दिया था कैमिलो गोल्गी ने अपने ब्लैक इंक रिएक्शन से, उसमें प्रोटीन बनाता है निस्ल बॉडीज या निस्ल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है और सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। दोनों में कॉमन क्या चीज़ें होती हैं? कॉमन होता है, ध्यान रखना, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन तो कॉमन होगा ही, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड भरा रहता है वो तो कॉमन होगा ही, लेकिन उसके अलावा राइबोसोम कॉमन होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया लोगों की, जैसे साइनोबैक्टीरिया होगा, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए थे? क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप हमने देख लिया था, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म देख लेते हैं। लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो भरा होता है। न्यूक्लियोलस मैंने बता दिया, राइबोसोम बनाता है ये। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे लाइक का स्ट्रक्चर होता है। जब सेल डिवाइड होती है ना, जब सेल डिवीजन होता है, तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइज होके ये बन जाता है, ये मतलब क्रोमोसोम। जो किसने दिया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसका स्ट्रक्चर का डिस्कवरी किया था। डीएनए प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन मैंने बताया था हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसका फंक्शनल सेगमेंट होता है, ये पूरा सेगमेंट को बोलते हैं जीन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर, जरा बताओ, ये लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम मैंने आपको पढ़ाया था, लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम, सोचो इसके बारे में मैंने कहाँ पढ़ाया था ये, ठीक है। तो 22 पेयर होते हैं ऑटोसोमल, एक पेयर होता है इसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स होता है फीमेल का, एक्स वाई होता है मेल का, ठीक है। और सेक्स भी ऐसे डिटरमाइन होता है, क्योंकि फीमेल से तो एक्स ही आता है, मेल से एक्स आएगा तो फीमेल,
फीमेल से तो एक्स ही आएगा, और अगर मेल से वाई आ जाता तो ये मेल हो जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपको पता है ग्राउंड मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर जो न्यूक्लियस है तो उसकी कवरिंग को न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं इसमें। साइटोसोल क्या होता है? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जिसका बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म साइटोसोल का बना हुआ होता है। जैसे मैं बोलता हूँ खीर, तो खीर दूध की बनी हुई होती है, तो दूध है ये खीर का, ठीक है। साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स ये क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म में है। जो चीज़ साइटोप्लाज्म में होती है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उसको साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स बोलते हैं, जैसे पिगमेंट, न्यूट्रिएंट, ये सब, ठीक है। पढ़ते हैं। और ये जो मैंने लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आपसे पूछा था ना, लैम्प ब्रश जो मैंने पूछा था, ब्रुश एक्चुअली ब्रश लाइक होते हैं तो इसलिए लैम्प ब्रश बोलते हैं इनको, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। और ये आपको देखने को मिलेंगे मैमल्स में नहीं होते हैं, ये होते तो वर्टिब्रेट में ही है, मतलब उन न्यूक्लियस, उन लोगों के वर्टिब्रेट्स जो हमारे बिलोंग करते हैं, जिसमें कि हमारे पक्षी भी आ जाते हैं, जिसमें कि फिशेस भी आ जाती हैं, जिसमें कि एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, जिसमें कि रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं। इन लोगों के न्यूक्लियस में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 4। फिशेस में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 2। एम्फीबियन में कितने हो? 3। रेप्टाइल में कितने होते हैं? 3। कौन सा रेप्टाइल होता है जिसमें 3 ना होकर 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है हार्ट? प्लास्टिड पे आते हैं। अब 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती हैं, एक तो प्लास्टिड और एक सेल वॉल। वैक्यूल मत बोल देना। वैक्यूल जो होता है ना, वो एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि प्लांट में, ये मत बोलना मुझे फड़क नहीं पड़ता, फड़क पड़ता है, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है? बड़ा होता है, एक सिंगल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। एनिमल में जो होता है वो टेम्प्रेरी होता है। प्लांट में परमानेंट, पी से परमानेंट, पी से प्लांट, और लेकिन एनिमल में टेम्प्रेरी तौर से होता है और काफ़ी सारे होते हैं, छोटे छोटे। प्लास्टिड की अगर बात करें, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। डीएनए और राइबोसोम इसके पास खुद का होता है। एक और सेल ऑर्गेनल होता है जिसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। जरा बताइए, सीएचएसएल मेन से पूछा गया था, टाइप्स कितने होते हैं? तो टाइप्स होते हैं 3, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल होगा तो खाना बनाएगा, ठीक। और क्लोरोफिल हमें पता है कि ग्रीन क्यों अपीयर होती हैं लीव्स? क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या करते हैं? ये आपके सारे जो लाइट्स होते हैं हमारे, जैसे कि ब्लू हो गई, रेड हो गया, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रीन लाइट होती है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम मेटल होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमा। और एक चीज़, एंड दैट इज़ कि यहाँ पर वैसे पता नहीं आगे हम देखें कि ना देखें, तो इसलिए मैं बता देता हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस में हमारे 2 पार्ट होते हैं ना। एक तो होता है हमारा एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट। जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है उसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। केल्विन साइकिल बोलते हैं उसको, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो केल्विन साइकिल बोलते हैं जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ये होता है लाइट डिपेंडेंट। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होते हैं हमारे इस तरह से थाइलाकॉइड, है ना, थाइलाकॉइड्स होते हैं। इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं? ग्रेना बोल देते हैं, ठीक है। गिर क्यों ना, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम ग्रेना बोल देते हैं, ठीक है। यह साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है, ठीक है, जहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। और जो स्ट्रोमा होता है, जो लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्रोमा में तो सॉरी, ग्रेना और स्ट्रोमा में डार्क होता है आपका। तो टाइप से हमने देख लिया, क्लोरो खाना बन रहा है, क्रोमो कलर प्रोवाइड किया जा रहा है, ल्यूको क्या कर रहा है? ल्यूको चीज़ों को स्टोर कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है। कार्ब को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट कहलाता है एमाइलो। प्रोटीन जो स्टोर करता है एल्यूरो। आर प्रोटीन रा आर, ठीक है। और इलाई खाते हैं, उसमें फैट होता है, तो स्टोरेज ऑफ फैट। अगर हम बात करें जैसे क्रोमोप्लास्ट, तो कलर जैसे लाइकोपीन है, लाइकोपीन क्या करता है? टमाटर में, गाजर में लाल कलर देता है, रेड कलर देता है, ठीक है। ऐसे ही पर्पल कलर हमारा देता है एंथोसाइनिन, ये क्या करता है? पर्पल कलर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर है। तो लाइकोपीन रेड देता है, एंथोसाइनिन आपका पर्पल कलर देता है, ठीक है। अभी आते हैं सेल ऑर्गेनल पे, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल, और हम देखते हैं, वैसे प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनल ही है। तो आते हैं अभी माइटोकॉन्ड्रिया पे, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सॉशर शेप का होता है, यानी इस शेप का होता है ये कुछ, ठीक है, इस शेप का होता है, कुछ सॉशर शेप का। एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है, मतलब एनर्जी करेंसी क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है किसके फॉर्म में? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। हमने पता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, ये टूटता है पाइरोवेट में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ये पाइरोवेट देन टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ 36 एटीपी। 2 एटीपी तो यहाँ बनेगा और यहाँ 36 एटीपी बनता है, और CO2 निकलेगी और वाटर निकलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक में क्या होता है? वो ईस्ट में होता है, वहाँ पर एथेनॉल बनती है, CO2 निकलती है।
ठीक है। और वहीं और इथेनॉल और CO2 निकलती है। वहीं पे जो हमारा मसल सेल्स में होता है वो एब्सेंस में तो नहीं लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है, वहाँ पर इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन किस तरह की रिएक्शन होती है, एंडो या एक्सोथर्मिक, जरा बताइए कमेंट में। पावर हाउस हो गया, सॉशर शेप का हो गया, इसका लेंथ ध्यान रखिए वो 102 माइक्रोमीटर का होता है। डायोमीटर कितना होता है, रफली 0.6 माइक्रोमीटर का होता है। ये जो होता है दो मेम्ब्रेन, आउटर वाली पोरस होती है, अंदर वाली में ही ATP बनता है। खुद का DNA राइबोसोम होता है जैसे प्लास्टिड के पास होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मिसिंग एंड दैट इज़ कि अभी रीटसन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इट इज़ इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। ये एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब सेल डेथ से याद आया लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है, लाइजोसोम को बोलते हैं, अच्छा लिखा तो हुआ, सॉरी लिखा हुआ है इसमें, सुसाइटल बैग ऑफ द सेल। क्योंकि क्या कर लेता है ये जब भी देखता है कोई सेल ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा है तो ये अपना जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं, सेल को पचा लेते हैं, उसको निकाल देता है, सेल डाइजेस्ट हो जाएगी। ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी, ये पेरोक्सिसोम का फंक्शन है। तो ध्यान रखना सुसाइटल बैग ऑफ द सेल। अब ये बनता कहाँ है सर लाइजोसोम, तो लाइजोसोम बनता है आपका गोल्गी अपरेटस में, लेकिन इसका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, पेरोक्सिसोम आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है ये। ठीक है, ब्रेक डाउन लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन करता है और फैटी एसिड को ब्रेक कर देता है, हार्मफुल ऑफ टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो टॉक्सिसिटी को हटाने में भी मदद करता है ये। ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल, जहाँ दिख जाए ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल, पेरोक्सिसोम मार के आगे बढ़ जाना। गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी बॉडीज़, इसके दो फेज होते हैं देखो। एक तो जो न्यूक्लियस की तरफ होगा उसको सिस फोर्स फेज बोलेंगे, ठीक है, ये कॉन्वेक्स नेचर का होगा, ये कॉन्वेक्स होगा। और जो कॉन्केव फेज होता है वो ट्रांस फेज होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ये है न्यूक्लियस, तो ये समझ लो ये सिस फेज है कॉन्वेक्स, और ये है ट्रांस फेज जो है कॉन्केव, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। फंक्शन की अगर बात करें तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में क्योंकि इन्वॉल्व होता है तो इसीलिए इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोल देते हैं, क्योंकि पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व है। स्टोर मॉडिफिकेशन पैकेज लाइजोसोम फॉर्म करेगा, जो ऊपर देखा था। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किस चीज़ को गोल्गी जो बॉडीज़ हैं वो पैकेज डिस्पैच करती हैं, तो ये पैकेज उस चीज़ को करती हैं, डिस्पैच उस चीज़ को करती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के देता है इसको। एंडोप्लाज्मिक दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। रफ जो होता है रफ राइबोसोम की वजह से होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, ठीक, और स्मूथ जो होता है फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, पॉइजनस ड्रग्स इन सबको, खासकर जो हमारा ये लिवर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें एक पीटी बोल रहा हूँ, साइटोक्रोम, ठीक है, हाँ पीटी साइटोक्रोम 450 नाम का एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये खासकर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। साइटोक्रोम 450 ध्यान रखना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो इसमें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। टाइप्स की अगर बात करेंगे तो लॉन्ग ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी होगा, वेसिकल के फॉर्म में, और सिस्टर्ने के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। सिस्टर्ने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये यहाँ तक हो गया। वैक्यूल पे आते हैं, तो वैक्यूल ऐसा मत समझना कि सिर्फ प्लांट में होता है, दोनों में होता है, बट इसमें क्या होता है, परमानेंट होता है, इसमें टेम्प्रेरी होता है, इसमें बहुत बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है। और ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल में, ठीक है। इसमें सेल सैप भरा होता है, सेल सैप बना होता है अमीनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड का। एनिमल की अगर बात करें ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन स्टोर करने का काम यहाँ पे होता है। अब क्या देखना है, अब देखना है, हाँ जी, सेल डिवीजन देख लें। अब सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवाइड कर रही है। अब भाई सेल बनी ऐसे की ऐसी की तो ऐसी तो नहीं रहेगी, ठीक है, नहीं तो ऐसी की तैसी हो जाएगी हमारी। क्या करना है, उसको सेल डिवाइड करना है, तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। लेकिन सेल डिवीजन सिर्फ सेल ग्रोथ के लिए नहीं होता है, वो और भी पर्पस के लिए होता है। दूसरा पर्पस होता है न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। तो माइटोसिस वाला जो सेल डिवीजन होता है वो हमें ग्रोथ देने के लिए होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। जो सेक्स सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स का मतलब होता है सेक्स में जो इन्वॉल्व होती हैं, उसमें मायोसिस होता है। ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड एक बार करता है, ये दो बार करता है, क्योंकि एक बार डिवाइड करेगा तो ये दो डॉटर सेल दे देगा, ठीक है, दो डॉटर सेल, ठीक है। फिर अगर फर्दर डिवाइड हो गया तो चार डॉटर सेल मिल जाती हैं, उसको मायोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आपकी डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है, यहाँ पर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है, क्योंकि चार डॉटर सेल्स बनती है। अब सेल डिवीजन में हमारा इसका बड़ा रोल होता है सेंट्रोजोम का। सेंट्रोजोम कहाँ होगा, साइटोस्केलेटन में होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, जो सेल को मोबिलिटी या फिर मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसको चलने फिरने में हेल्प करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा स्केलेटल सिस्टम है, तो स्केलेटल सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन्स क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमें, प्लस हमें मूवमेंट वगैरह में फैसिलिटेट करते हैं, है ना। तो
यहाँ पर हेल्थ इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मूवमेंट टू सेल। साइटोस्केलेटन उसका एक पार्ट होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम बना होता है दो सेंट्रियोल का, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में अटैच होते हैं ये। और यहीं पे आपके माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं, सेंट्रियोल में ही माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। सेंट्रियोल किस फॉर्म में होते हैं? जैसे सिलेंडर 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 टाइप होते हैं, परपेंडिकुलर इस तरह से अरेंज होते हैं सेंट्रियोल। 9+0 या 9+2 फॉर्मेट में होते हैं। मतलब कि अगर होता क्या ना, इसे ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से 9 बना लो, इस तरह से। जैसे कितने बन गए अभी? 3 4 बन गए, ऐसे 9 ऐसे करके बना लो। ऐसे ऐसे कितने हो गए? 6। तो ऐसे 9 करके, और अगर बीच में कोई नहीं है तो 9+0, और अगर बीच में 2 हैं तो फिर आपके 9+2। ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट होता है, ठीक है। सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ बन रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बन रहे हैं सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल कहाँ पे है? सेंट्रोजोम में। सेंट्रोजोम कहाँ है? साइटोस्केलेटन में। मेन ये भी आपके सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ बन रहा है? सेंट्रियोल में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? तो जब पेरेंट जो है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपको कुछ पास ऑन करके जाएंगे ना, प्रॉपर्टी और ये सब कुछ, तो वैसे ही सेल जो होता है, एग्जिस्टिंग सेल, वो कॉपी कर लेता है अपना डीएनए बिफोर डिवाइडिंग, इंश्योरिंग दैट ईच न्यू सेल हैज़ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ओरिजिनल डीएनए। तो जो ओरिजिनल डीएनए है वो कॉपी होता है जो डॉटर सेल आ रही हैं उसके डीएनए में, ठीक है। इसी को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, जिसमें कि हमारे कई सारे लोग काम करते हैं, कई सारे नए एंजाइम्स काम करते हैं। टोपोआइसोमरेस, डीएनए लाइगेस, पॉलीमरेस, प्राइमेस और हेलिकेस, इनका काम आप देख लेंगे एक बार। जैसे लाइगेस है, ग्लू, लाइगेस, ग्लू, ग्लू, लाइगेस, है ना। साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है? ये ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करने का काम किसका होता है? ग्लू का काम होता है। प्राइमेज यानी कि प्राइमरी है, यानी कि इनिशिएट कर रहा है, चीज़ों को इनिशिएट कर रहा है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। तो ऐसे करके दो दो तीन तीन भी याद कर लोगे तो वैसे तो अभी तक फंक्शन तो पूछा ही नहीं उसने। अभी CHSL में जो पूछा था क्वेश्चन, बस एंजाइम को आइडेंटिफाई करना था तुमने, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन बना था उसमें। और ये सेल साइकिल, जब सेल डिवाइड होता है ना तो डिफरेंट साइकिल से गुजरता है। जैसे कि G1 जहाँ पे सेल ग्रो करेगा, G1 फेज मतलब जहाँ सेल ग्रो कर रहा है। फिर अगला साइकिल, अगला फेज आता है S फेज, जिसको डीएनए सिंथेसिस बोलते हैं। डीएनए यहीं पर रेप्लिकेट होता है। देन आता है प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, जो G2 फेज कहलाता है। यहाँ पर माइटोसिस के लिए तैयारी हो रही है, देन माइटोसिस हो जाएगा। अब ये जो M फेज है, G1 S G2 M, M में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे इतना डीप में तो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, कभी कभी जाता है, लेकिन ये तो एकदम पता हुआ होना चाहिए आपको। भैया आई थिंक ख़त्म हो गया, जाके पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है। चलो आई थिंक ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक यू। और कैसा रहा लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज मेन पर्पस इन लेक्चर्स का ही है कि आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, हम कितने कम टाइम में सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें, कितने कम टाइम में सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लें। आई होप सब सारी चीज़ें हमारी रिवाइज़ हो गई हैं बिना कुछ छोड़े हुए, ठीक है। बाकी आपका कुछ डाउट, कुछ कमेंट, कोई सजेशन, कोई फीडबैक कमेंट में आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिएगा, ये सारे आपका अवेलेबल है। हाँ, कुछ कुछ कहीं पे आपको जैसे एपोप्टोसिस वाली चीज़ हो सकती है, नहीं हो, इक्का दुक्का चीज़ें जैसे होता है, अपडेटेड है इसलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन होना, क्या होना चाहिए।